ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? आई होप यू ऑल हैड अ नाइस वीकेंड। और कुछ पढ़ा होगा, थोड़ा सा, थोड़ा भी बहुत है, लेकिन पढ़ना ज़रूर है। अच्छा बच्चों, हीमोडायनेमिक्स का नेक्स्ट यूनिट है, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे वो थ्रोम्बोसिस है। अच्छा, थ्रोम्बोसिस थोड़ा सा टफ टॉपिक है बच्चों, इसको मैंने 2 लेक्चर्स में डिवाइड कर लिया, इस वजह से एक में नहीं ख़त्म करेंगे, ठीक है। थ्रोम्बोसिस को स्टार्ट करते हैं बच्चों। नाम से जैसे आप लोगों को पता लग रहा है थ्रोम्बस, थ्रोम्बस हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? क्लॉट के लिए, ठीक है। तो थ्रोम्बोसिस का मतलब है क्लॉट फॉर्मेशन, ये आप इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। अच्छा, अब व्हाट इज थ्रोम्बस? द प्राइमरी एबनॉर्मेलिटीज दैट लीड टू द थ्रोम्बस आर, जो 3 एबनॉर्मेलिटीज़ हैं बच्चों, ये आप लोगों को टिप्स पे होनी चाहिए थ्रोम्बोसिस की, ठीक है। अक्सर छोटा सा एससीक्यू आ जाता है जिसमें आपसे ये प्राइमरी एबनॉर्मेलिटीज़ पूछी जाती हैं जिनकी वजह से थ्रोम्बस बनता है। पहला है एंडोथीलियल इंजरी। ज़ाहिर है वेसल के अंदर थ्रोम्बस बनेगा तो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं जो वेसल को लाइन करते हैं, तो उन सेल्स की कोई इंजरी होगी जिसको हम कहते हैं एंडोथीलियल इंजरी। जब इंजरी होती है, जब हमने प्लेटलेट्स वाला पढ़ा था, एक्टिवेशन कब होती है? जब एंडोथीलियल इंजरी हुई थी और वहाँ पे प्लेटलेट्स कोगुलेशन होना स्टार्ट होने हो गई थी। दूसरा है स्टेसिस और टर्बुलेंट ब्लड फ्लो। जब एक जगह पे स्टेसिस होगी, ब्लड की, ब्लड रुका हुआ होगा या टर्बुलेंट होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा गश के साथ रन कर रहा होगा, वहाँ पे थ्रोम्बस बनने का चांस होता है। तीसरी चीज़ है हाइपर कोगुलेबिलिटी ऑफ द ब्लड। अगर ब्लड बहुत ज़्यादा हाइपर, हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा, एक्सेसिव, कोगुलेबिलिटी मतलब कॉगेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें जमने की सलाहियत है। तो ये 3 चीज़ें बच्चों, इस 3 चीज़ों को हम लोग कहते हैं वर्च्योट्राइड, VIRCHOW, वर्च्योट्राइड। 3 चीज़ें, एंडोथेलियल इंजरी, स्टेसिस या टर्बुलेंट ब्लड फ्लो एंड हाइपर कोगुलेबिलिटी ऑफ द ब्लड। आप लोगों की बुक में रॉबिन्स में ये डायग्राम बनी हुई है, फ्लो चार्ट बना हुआ है, नीचे इसमें लिखा हुआ है फिगर 412, द वर्च्यू ट्राइड इन थ्रोम्बोसिस, एंडोथीलियल इंटेग्रिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। सबसे ऊपर आप देखो अगर तो लिखा हुआ है कि एंडोथीलियल इंजरी, उसके नीचे साथ लिखा हुआ है एबनॉर्मल ब्लड फ्लो जिसको हमने कहा था स्टेसिस है, ये टर्बुलेंट ब्लड फ्लो है। तीसरी चीज हमने पढ़ी थी हाइपर कोगुलेबिलिटी, ठीक है। अब पहली जो थी एंडोथीलियल इंजरी, कैसे होगी? अगर बहुत ज़्यादा हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया हो रहा है, हाइपर का मतलब याद रखना एक्सेसिव होता है, एक्सेसिव कोलेस्ट्रोलीमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है वेसल्स के अंदर, या फिर वेसल की कोई इन्फ्लेमेशन हो रही है, ठीक है। उसके नतीजे में क्या हो सकता है? जब ये 2 चीज़ें होंगी तो ज़ाहिर है ब्लड का फ्लो एबनॉर्मल होगा। अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है या कोई इन्फ्लेमेशन हुई है तो ब्लड का फ्लो वो नॉर्मल तो नहीं रहेगा। दूसरा, वो वाइस वर्सा कह रहा है, 2 एरोज दिखाए हुए हैं इस तरीके से और इस तरीके से, मतलब एबनॉर्मल ब्लड फ्लो की वजह से भी एंडोथीलियल इंजरी हो सकती है, एंड एंडोथीलियल इंजरी की वजह से एबनॉर्मल ब्लड फ्लो हो सकता है, ठीक है। फिर एबनॉर्मल ब्लड फ्लो जब होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? हाइपर कोगुलेबिलिटी। जब ब्लड फ्लो नॉर्मल नहीं है या बहुत ज़्यादा रुका हुआ है या बहुत ज़्यादा गाढ़ा है या बहुत ज़्यादा जमा हुआ है तो उसकी वजह से ब्लड कोगुलेट कर जाएगा, ठीक है, हाइपर कोगुलेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। और दूसरा, अगर वाइस वर्सा आप देखें तो एंडोथीलियल इंजरी की वजह से भी हाइपर कोगुलेबिलिटी होती है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मिला के क्या बनाएंगे? थ्रोम्बोसिस, ठीक है। आप इन एरोस की अगर विड्थ देखें तो सबसे ज़्यादा रोल, सबसे ज़्यादा मोटा एरो आपको एंडोथीलियल इंजरी का लग रहा है, फिर एबनॉर्मल ब्लड फ्लो और हाइपर कोगुलेबिलिटी के। तो ये मोटा या वाइड एरो शो करने की वजह यही है कि एंडोथीलियल इंजरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच प्लेज पार्ट इन थ्रोम्बोसिस, ठीक है। एबनॉर्मल ब्लड फ्लो बता रहा है किस वजह से हो जाएगा? स्टेसिस या टर्बुलेंस। स्टेसिस कब होगी? जब एट्रियल फिब्रिलेशन। अच्छा बच्चों, आपको मेरी आवाज़ क्या बिल्कुल क्लियर आ रही है? चैट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, गुड। ठीक है, शाबाश। अच्छा, अब आगे देखो, आगे वो कह रहा है कि ठीक हो गया बच्चे, ठीक है। अच्छा, आगे सुनो। अब वो कह रहा है स्टेसिस या टर्बुलेंस। स्टेसिस का मतलब ब्लड रुक गया, टर्बुलेंस मतलब गश के साथ चल रहा है, बहुत शोर के साथ, हम नहीं कहते बहुत टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है। तो स्टेसिस कब होगी? जब कोई हार्ट की प्रॉब्लम होगी, एट्रियल फिब्रिलेशन जिसको हम कहते हैं, ये हार्ट की इरेगुलर रिदम होती है, ठीक है। और बेड रेस्ट, स्टेसिस मतलब बेड रेस्ट, आप बेड रिडन पेशेंट हैं, ठीक है। टर्बुलेंस कब होगी? कोई एथेरोस्क्लेरोटिक वेसल नैरोइंग होगी, ठीक है। अब जिस तरह आप देखो अगर कोई रोड ब्लॉक होती है, ठीक है, एक उन्होंने जिस तरह आजकल हो रहा है जगह जगह पे नाके वगैरह लगे होते हैं, ठीक है, वो तो वो रोड ब्लॉक की होती है, पीछे क्या होता है? पीछे ट्रैफिक का एक लंबा वो रश लग जाता है, ठीक है। एक गाड़ी की जाने की जगह पीछे क्या होगा? लंबी गाड़ियों की लाइन लग जाती है, तो वो क्या होगा कि एक नैरोइंग सी हुई हुई है और पीछे एक रश सा लग गया है।
अब यही वो चीज़ टर्बुलेंस के लिए हम ये चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, कि कहीं जगह पे कोई नर्विंग हुई हुई है, कोई इंजरी हुई हुई है, कोई मसला हुआ हुआ है, तो वहाँ पे एक टर्बुलेंस, एक शोर सा, एक गश सा, एक बहुत ज़्यादा थिकनिंग सी हो जाती है, ठीक है। तो वो एथेरोस्क्लेरोटिक वेसल नर्विंग जब होगी, जब वेसल एथेरोस्क्लेरोटिक मतलब होता है वेसल की नर्विंग हुई होती है, ठीक है, एथेरोमा बना होता है, कोई क्लॉट वगैरह बना होता है वेसल के अंदर, उसके नतीजे में भी टर्बुलेंस होती है और टर्बुलेंस विल लीड टू एबनॉर्मल ब्लड फ्लो। हाइपरकोगुलेबिलिटी किस वजह से हो सकती है, ये हम पढ़ेंगे भी आगे डिटेल में कि कोई इनहेरिटेड जो है कोगुलेशन फैक्टर का डिफेक्ट होगा, ठीक है, जिसको मोस्ट इम्पोर्टेंटली फैक्टर 5, ये फैक्टर 5 हमने आपको याद हो तो पढ़े थे ये पाथवेज में, उसको फैक्टर 5 लीडन कहते हैं। या एक्वायर्ड कोई होगा, कोई डिसमिनेटेड कोई कैंसर है, कैंसर जो फैल गया है, ठीक है, उसकी वजह से भी हाइपर कोगुलेबिलिटी होती है। सो नीचे पढ़ो, एंडोथेलियल इंटीग्रिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। एमसीक्यू अगर आए उसमें पूछा हुआ हो कि कौन सा फैक्टर इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि एंडोथेलियल इंटीग्रिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच लीड्स टू थ्रोम्बोसिस। Then injury to endothelial cells can alter local blood flow and affect the coagulability. Abnormal blood flow, जिसको वो stasis या turbulence कह रहे हैं, in turn can cause endothelial injury. These factor may promote thrombosis independently or in combination. मतलब ये हर फैक्टर इंडिपेंडेंटली भी थ्रोम्बोसिस की तरफ लीड करता है और कॉम्बिनेशन में भी लीड करता है। और इसको हम क्या कहते हैं, चैट बॉक्स में लिखो इसका मैंने क्या टर्मिनोलॉजी यूज की है अभी, इन तीन चीजों को क्या कहते हैं, और लिख भी दो, कितना टाइम लगाते हो तुम लोग। इसको बच्चों कोई जवाब नहीं आ रहा, इसको कहते हैं वर्च्योट्राइड, और थ्रोम्बोसिस तो कहते हैं वर्च्योट्राइड। शाबाश रमजा शिराजी, एक्सेलेंट, रमजा ने सही बताया, वर्च्योट्राइड कहते हैं बच्चों इस पूरे ट्राइड को, ठीक है, शाबाश। मिनाहिल ने भी सही बताया है, ताहिरा यू वर आल्सो बिट राइट, लेकिन इस पूरी टर्मिनोलॉजी को हम वर्च्योट्राइड कहते हैं, ठीक है, ये पूरा जो एक ट्राइड से बना होता है, ये आपको एससीक्यू में आ सकता है, ठीक है। चलो बैक टू द टॉपिक नाउ। अच्छा और कौन एक्टिव है इस बार, ठीक है फातिमा, ठीक है फातिमा को भी पता है, फातिमा ने भी ओके कर दिया। अच्छा आगे चलते हैं बच्चों। अब पहला फैक्टर हम पढ़ेंगे एंडोथेलियल इंजरी, इन तीनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे, एंडोथेलियल इंजरी को, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो को और हाइपरकोगुलेबिलिटी को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोथेलियल इंजरी। एंडोथेलियल इंजरी अगर आपको पेपर में कुछ ना भी आ रहा हो ना, याद ना भी आ रहा हो, इस चीज का रटा ना भी लग रहा हो, तो समझ के अगर समझ के भी लिख लोगे ना तब भी नंबर दे दूंगी, ठीक है। मतलब एंडोथेलियल इंजरी, जो वेसल को लाइन करते हैं एंडोथेलियल सेल्स, उनकी इंजरी हुई, उसकी वजह से क्या होता है, प्लेटलेट एक्टिवेशन, लीडिंग टू प्लेटलेट्स एक्टिवेशन ऑलमोस्ट इनएविटेबली अंडरलाइज थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन द हार्ट एंड द आर्टीरियल सर्कुलेशन वेयर द हाई रेट्स ऑफ ब्लड फ्लो इम्पीड क्लॉट फॉर्मेशन, ठीक है। मोस्ट कॉमनली कहाँ हमने पढ़ा था, हार्ट में और लार्ज वेसल्स में, आर्टीरियल सर्कुलेशन, जब मैंने एओर्टा की एग्जांपल भी दी थी अगर तुम लोगों को याद हो। एंडोथेलियल इंजरी भी उसने क्या कर दिया, प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर दिया, प्लेटलेट्स को पता लग गया कि हमने यहाँ पे वेसल इंजर्ड हो गई है, अब हमने ब्लड फ्लो को रोकना है, ब्लीडिंग को रोकना है, तो हमने यहाँ पे एक्टिव हो जाना है, तो प्लेटलेट ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएंगे, थ्रोम्बस बनाते हैं, ठीक है। और वैसे ब्लड फ्लो नॉर्मली जब रन कर रहा होता है ना तो वो क्लॉट फॉर्मेशन को रोकता है, लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब एंडोथेलियल इंजरी होगी। अच्छा अब वो आगे कह रहे हैं, नोटेबली कार्डिक एंड आर्टीरियल क्लॉट्स आर टिपिकली रिच इन प्लेटलेट्स एंड इट इज बिलीव्ड दैट प्लेटलेट्स एडहेरेंस एंड एक्टिवेशन इज अ नेसेसरी प्रीरिक्विजिट फॉर थ्रोम्बस फॉर्मेशन अंडर हाई shear स्ट्रेस सच एज एग्जिस्ट इन द आर्टरीज, ठीक है। आर्टरीज में ब्लड बहुत ज्यादा स्ट्रेस के साथ रन कर रहा होता है, ठीक है। और वो कह रहा है कि वहाँ पे नॉर्मली भी जो आर्टीरियल या कार्डिक और आर्टीरियल क्लॉट्स होते हैं, सॉरी, वो टिपिकली रिच होते हैं प्लेटलेट्स में, और प्लेटलेट्स एडहेरेंस और उनकी एक्टिवेशन, ठीक है। थ्रोम्बस तभी बनेगा जब प्लेटलेट्स आपस में जुड़ेंगे और एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। और नॉर्मली आर्टरीज में इसलिए वो एग्जांपल दे रहा है क्योंकि वहाँ पे ब्लड बहुत ज्यादा हाई shear स्ट्रेस, मतलब हाई स्ट्रेस के साथ रन कर रहा होता है, ठीक है। क्योंकि उसने आर्टरीज का क्या काम होता है, क्योंकि उन्होंने सारे बॉडी में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, एओर्टा, ठीक है, बड़ी आर्टरी जिसने आगे छोटी छोटी आर्टरीज दी होती हैं जो सारे ब्लड बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती हैं। This insight provides part of the reasoning behind the use of aspirin and other platelets inhibitor. एस्पिरिन का रोल भी हमने पढ़ा था, याद करो, ब्लीडिंग वाले में, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि एस्पिरिन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके पीछे, ठीक है। अच्छा आगे बच्चों,
इसी एंडोथेलियल एक्टिवेशन या डिसफंक्शन को देखते हैं। सीवियर एंडोथेलियल इंजरी में ट्रिगर थ्रोम्बोसिस बाय एक्सपोजिंग द वॉन विलियन फैक्टर एंड टिश्यू फैक्टर। ये लाइन भी पीछे हमने पढ़ी थी बच्चों थ्रोम्बस में, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर सीवियर इंजरी होगी ना तो वो किस तरह से थ्रोम्बोसिस को ट्रिगर करेगी, मतलब उसकी तरफ लेके जाएगी, एक्सपोज करेंगे वो सब। वेसल वॉल अगर तुम लोग को याद हो, मैंने जब तुम लोग को पढ़ाया था वो एडिमा फ्यूजन के बाद हम लोगों ने प्लेटलेट्स का और हीमोस्टेसिस पढ़ा था, और हम लोगों ने फिर उसके बाद कोगुलेशन कैस्केड पढ़ा था, ठीक है, हेमरेजिक डिसऑर्डर। जब कोगुलेशन कैस्केड में सबसे पहले कोगुलेशन में जब एंडोथेलियल इंजरी हुई थी तो वहाँ वॉन विलिब्रेंट फैक्टर एंड टिश्यू फैक्टर था, ठीक है, वेसल में, ठीक है, वेसल की लाइनिंग में वो एक्सपोज हो गया था। जब वो एक्सपोज हुआ था तभी फिर वहाँ पे प्लेटलेट्स एडहेरेंस स्टार्ट हुई थी, ठीक है। पीछे डायग्राम रिकॉल कर लो, अगर किसी पास बुक है तो पीछे खोल के देखो। दूसरा वो कह रहा है इन्फ्लेमेशन। अच्छा, जब मैंने ऊपर पढ़ाया था जो वर्चुअल ट्रायड में कि कौन कौन सी दो चीजें थी जिन्होंने एंडोथेलियल इंजरी की तरफ ले गए थे, एक हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, दूसरी इन्फ्लेमेशन, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इन्फ्लेमेशन एंड अदर नॉक्शियस स्टिमुलाई आल्सो प्रमोट थ्रोम्बोसिस बाय शिफ्टिंग द पैटर्न ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन एंडोथेलियम टू वन दैट इज प्रोथ्रोम्बोटिक। प्रोथ्रोम्बोटिक मतलब थ्रोम्बस की तरफ लेके जाना, वो पैटर्न चेंज हो रहा है। दिस चेंज इज समटाइम रेफर्ड टू एज एंडोथेलियल एक्टिवेशन और डिसफंक्शन, मतलब एंडोथेलियल सेल्स एक्टिवेट हो गए हैं, ठीक है, या एंडोथेलियल की इंजरी हो गई है, उसका डिसफंक्शन हो गया। एंड कैन बी प्रोड्यूस बाय डाइवर्स एक्सपोजर इंक्लूडिंग फिजिकल इंजरी, इन्फेक्शियस एजेंट, एब्नॉर्मल ब्लड फ्लो, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर, मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटी सच एज हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया और होमोसिस्टेनीमिया, एंड टॉक्सिन एब्जॉर्ब फ्रॉम द सिगरेट स्मोक, ठीक है। जितने भी याद होना वेसल से रिलेटेड क्या हो सकता है, एक वेसल के ऊपर कोई फिजिकल इंजरी हो सकती है, कट सकती है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकती है, कोई ब्लड फ्लो का मसला हो गया, कोई इन्फ्लेमेशन हो सकती है, कोई मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट हो सकती है, जैसे कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया या होमोसिस्टीन जमा हो गई है, ठीक है, ये अमाइनो एसिड थी, याद हो अगर तुम लोगों को, ठीक है, या कोई टॉक्सिन सिगरेट स्मोक की वजह से, तो जो जो याद हो फैक्टर वो लिखते जाना, ठीक है। एंडोथेलियल एक्टिवेशन इज बिलीव्ड टू एन इंपॉर्टेंट रोल ट्रिगरिंग आर्टेरियल थ्रोम्बोटिक इवेंट्स। अच्छा, अब प्रोथ्रोम्बोटिक ऑल्टरेशन कैसे होती हैं, ठीक है। प्रोथ्रोम्बोटिक मतलब जो थ्रोम्बोसिस की तरफ लेके जा रही हैं, ठीक है। पहली प्रोकोगुलेंट चेंज, मतलब कोगुलेशन बनने में कोई चेंज हो रहा है, कोगुलम बनने में, या एंटी फिब्रिनोलिटिक इफेक्ट्स। एंटी फिब्रिनोलिटिक इफेक्ट्स का मतलब क्या था, फिब्रिनोलिटिक का मतलब था जो फाइब्रिन को तोड़ते हैं, ठीक है, और एंटी फिब्रिनोलिटिक इफेक्ट्स का मतलब ये है कि जो क्लॉट को तोड़ने को से रोकेंगे, मतलब इन शॉर्ट क्लॉट बनाएंगे। अच्छा, अब प्रोकोगुलेंट चेंजेस, जो इसका पहला पॉइंट है ना, उसको पढ़ते हैं। प्रोकोगुलेंट चेंजेस कैसे होंगी, एंडोथेलियल सेल्स एक्टिवेटेड बाय साइटोकाइंस डाउन रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ थ्रोम्बोमॉडुलिन, ऑलरेडी डिस्क्राइब एज अ की मॉड्यूलेटर ऑफ थ्रोम्बिन एक्टिविटी, ठीक है। जब भी एंडोथेलियल सेल्स एक्टिवेट होते हैं बाय साइटोकाइंस, साइटोकाइंस पीछे इन्फ्लेमेशन में पड़े होंगे, ठीक है, साइटोकाइंस एंडोथेलियल सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, डाउन रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ थ्रोम्बोमॉडुलिन। डाउन रेगुलेट मतलब होता है कि उसको सप्रेस कर देते हैं, ठीक है, थ्रोम्बोमॉडुलिन की एक्सप्रेशन को, ठीक है। और ये थ्रोम्बोमॉडुलिन है की मॉड्यूलेटर होता है थ्रोम्बिन एक्टिविटी का, जो पीछे हम लोग थ्रोम्बोमॉडुलिन का रोल पढ़ चुके हैं, ठीक है, हीमोस्टेटिक डिसऑर्डर्स में। अच्छा, जब थ्रोम्बोमॉडुलिन का रोल सप्रेस हो गया तो उसकी वजह से क्या हुआ, दिस में रिजल्ट इन सस्टेन एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बिन व्हिच इन टर्न कैन stimulate platelets and augment inflammation through protease activated receptor expressed on the platelets and inflammatory cells, ठीक है। आसान अल्फाज में कि अब जब ये सब इसका थ्रोम्बोमॉडुलिन का रोल डाउन रेगुलेट हो गया है, थ्रोम्बिन एक्टिव हो जाएगा, थ्रोम्बिन क्या करेगा, वो प्लेटलेट्स को स्टिमुलेट करेगा, ऑगमेंट करेगा इन्फ्लेमेशन को थ्रू प्रोटीएज एक्टिवेटिंग रिसेप्टर जो प्लेटलेट्स के ऊपर लगे हुए थे। अच्छा, अब इन्फ्लेम्ड एंडोथेलियम क्या करेगी, इट विल आल्सो डाउन रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ अदर एंटीकोगुलेंट्स, ठीक है, सच एज प्रोटीन सी। थ्रोम्बोमॉडुलिन के अलावा जो दूसरे एंटीकोगुलेंट्स भी हमने पढ़े थे, अगर तुम लोग को याद हो, प्रोटीन सी एंड टिश्यू फैक्टर, प्रोटीन इनहिबिटर, ये सारे हमने प्रोटीन सी और एस, ये चीजें तुम लोगों को अगर याद हो हम लोगों ने पीछे पढ़ी थी ब्लीडिंग डिसऑर्डर जब हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो एक तो उसने थ्रोम्बोमॉडुलिन के रोल को डाउन रेगुलेट कर दिया है, जी बच्चे। अच्छा, एक तो उसने थ्रोम्बोमॉडुलिन के रोल को डाउन रेगुलेट कर देता है, दूसरा कौन कौन से, जैसे प्रोटीन सी होता है, टिश्यू फैक्टर प्रोटीन इनहिबिटर होता है, इन सब के रोल को डाउन रेगुलेट कर देता है। अच्छा, उसके बाद एंटी फिब्रिन, एक प्रोकोगुलेंट इफेक्ट हमने पढ़ा, एक हम पढ़ेंगे एंटी फिब्रिनोलिटिक इफेक्ट। एक्टिवेटेड एंडोथेलियल सेल सीक्रेट प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर व्हिच लिमिट फिब्रिनोलाइसिस एंड डाउन रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ठीक है। अब ये हम लोगों ने पीछे ये भी टर्मिनोलॉजी आप लोगों ने सुनी हुई है कि जब एंडोथेलियल सेल्स की, जी जी बच्चे, आ रही है, ये आ रही है। अच्छा, कहाँ थे हम,
ओ सॉरी, अच्छा प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर भी हमने पढ़ा था, ठीक है, कि एक्टिवेटेड एंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर जब सिक्रीट करते हैं जो कि फिब्रिनोलिसिस को लिमिट करता है एंड डाउन रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। और टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर भी हमने पीछे पढ़ा था, उसकी एक्सप्रेशन को भी डाउन रेगुलेट करता है एंड ऑल दिस फैक्टर लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ थ्रोम्बस, ठीक है, इन सब फैक्टर्स की वजह से थ्रोम्बस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी, हम थ्रोम्बोसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा, एक पहला पॉइंट था एंडोथेलियल इंजरी, दूसरा पॉइंट है ऑल्टरेशंस इन नॉर्मल ब्लड फ्लो। तो उसमें हमने पढ़ा था एक स्टेसिस और एक टर्बुलेंस। पहले हम टर्बुलेंस देख लेते हैं। ये टर्बुलेंस contributes to arterial and cardiac thrombosis by causing endothelial injury or dysfunction as well as by forming counter currents that contribute to the local pockets of stasis। ठीक है, वही टर्बुलेंस की एग्जांपल याद रखना जो मैंने ट्रैफिक की दी थी कि किस तरह से होगा एंडोथेलियल इंजरी या डिसफंक्शन होगा by forming counter currents that contribute to the local pockets of stasis, मतलब stasis के local pockets बनते जाएंगे। इसके अलावा stasis, अब थ्रोम्बुलेंस और stasis में अगर MCQs आए तो सबसे ज़्यादा important है stasis। Stasis is a major contributor in the development of venous thrombi, ठीक है। टर्बुलेंस ज़्यादातर arterial और cardiac में हम देख रहे हैं और stasis हम venous thrombi में important contributor होता है। Stasis, normal blood flow is laminar such that the platelets flow centrally in the vessel lumen separated from endothelium by slower moving layer of plasma, ठीक है। नॉर्मल ब्लड फ्लो का भी वो यहाँ पे बता रहे हैं, एमसीक्यू आए पता होना चाहिए कि नॉर्मल ब्लड फ्लो क्या होता है। नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है लेमिनर। लेमिनर का मतलब ये होता है, ऐसे लेमिनर सा मतलब वो मैं किस तरह आप लोगों को समझाऊं कि जिसमें प्लेटलेट सेंटर में रन कर रहे होते हैं वेसल ल्यूमेन के, और साइड पे जो एंडोथीलियम के साथ स्लोअर मूविंग लेयर ऑफ प्लाज्मा होती है, ठीक है। तो ये नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, प्लेटलेट्स में। जी बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो मतलब एक चीज सीधी सीधी चल रही है, ठीक है, जैसे प्लेटलेट सेंटर में फ्लो कर रहे हैं और साइड पे जो है ना वो स्लो मूविंग लेयर ऑफ प्लाज्मा होती है, मतलब ये अलग अलग जैसे कह लो ना अपने उसमें चल रहे होते हैं, दूसरे से अपना शेयर नहीं करते। शाबाश जी, इकरा ने बिल्कुल सही बताया, ठीक है, वेरी गुड इकरा। अच्छा आगे बच्चों, stasis and turbulence therefore promote endothelial activation, enhances the procoagulant activity and leukocytes adhesion in part through flow-induced changes in the expression of adhesion molecule and pro-inflammatory factors। अब वो कह रहे हैं कि जब ये सारा इन स्टेसिस और टर्बुलेंट के नतीजे में इवेंचुअली क्या होती है, एंडोथेलियल सेल्स की एक्टिवेशन होती है, प्रोकोगुलेंट एक्टिविटी इनहैंस होती है, लीकोसाइट्स की एडिशन हो जाती है। लीकोसाइट्स क्या थे, इन्फ्लेमेटरी सेल्स हमने पढ़े थे। वाइट लीकोसाइट बच्चे वाइट ब्लड सेल्स के लिए यूज होता है, ठीक है। In part through flow induced changes in the expression of adhesion molecule and pro-inflammatory factor, disrupt laminar flow and bring platelets into कांटेक्ट विद द एंडोथेलियम। जब ये लेमिनर फ्लो जो नॉर्मल फ्लो है लेमिनर अगर वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो वो प्लेटलेट्स क्या होंगे जो सेंटर में रन कर रहे थे ना, अब वो एंडोथेलियम के साथ आके गड़बड़ करना शुरू कर देंगे, ठीक है। एंड प्रिवेंट वॉश आउट एंड डाइल्यूशन ऑफ द एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर बाय फ्रेश फ्लोइंग ब्लड एंड द इनफ्लो ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर इनहिबिटर, ठीक है। तो ये सब स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, मतलब वॉश आउट होना और डाइल्यूशन एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर्स की बाय फ्रेश फ्लोइंग ब्लड एंड द इनफ्लो ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर इनहिबिटर, ठीक है। इस लाइन को इतना वो नहीं है लेकिन आप लोगों के लिए ये जरूरी है कि जब लेमिनर फ्लो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है तो प्लेटलेट्स इन कांटेक्ट हो जाते हैं एंडोथेलियम के साथ। अच्छा अब क्या होता है जब ये सब डिस्ट्रप्शन हो गई है, अब ब्लड फ्लो ऑल्टर कर गया, ठीक है, आपस में मिक्सअप हो गया। इट कंट्रीब्यूट्स टू थ्रोम्बोसिस इन सेवरल क्लिनिकल सेटिंग्स। अब वो आपको एग्जांपल दे रहा है सेवरल क्लिनिकल सेटिंग, जैसे एमआई वगैरह की एग्जांपल दे रहा है, एमआई हार्ट अटैक है, ठीक है बच्चों। अल्सरेटेड एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक, अल्सरेटेड मतलब वो अल्सर बना हुआ है, ठीक है। अल्सर का नॉर्मली आप लोगों को पता है ना, अल्सर क्या होता है, गैप होता है नॉर्मल लाइनिंग में, ठीक है। डिसरप्शन होती है अल्सर, हम तब वर्ड यूज करते हैं जैसे हम कहते हैं ना मैदे में अल्सर हुआ है, वो क्या होती है, नॉर्मल जो गैस्ट्रिक म्यूकोजल लाइनिंग होती है उसके अंदर डिस्ट्रप्शन हुई हुई होती है, वहां से खराब हुई हुई होती है। अल्सरेटेड एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स नॉट ओनली एक्सपोज सब एंडोथेलियल वॉल मिलिपेंट फैक्टर टिश्यू फैक्टर बट आल्सो कॉजेज टर्बुलेंस, ठीक है। अब अल्सरेटेड भी जब प्लेक्स बने हुए होते हैं किसी वेसल के अंदर, तो ना सिर्फ वॉन विलिपेंट फैक्टर को एक्सपोज कर देते हैं, टिश्यू फैक्टर को, टर्बुलेंस भी कॉज करते हैं। Aortic and arterial dilatation called aneurysm results in local stasis and therefore fertile sites for thrombosis। इसके अलावा जितने भी एन्यूरिज्म्स होते हैं जहाँ पे वेसल की एबनॉर्मल डायलिटेशन हुई होती है उसकी वजह से भी लोकल स्टेसिस होती है,
and therefore fertile sites for thrombosis. अच्छा, फिर acute MI की example दे रहा है, results in areas of the non-conductile myocardium and sometimes in cardiac aneurysm. Both are associated with stasis and flow abnormalities that promote the formation of cardiac mural thrombi. एक्यूट एमआई की एग्जांपल उसने दिया हुआ है कि उसमें भी नॉर्मली यही होता है कि इन एरियाज ऑफ नॉन कंडक्टाइल मायोकार्डियम या फिर कार्डियक एन्यूरिज्म बोथ के अंदर स्टेसिस और फ्लो एबनॉर्मलिटीज डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से इट इज प्रोन टू डेवलप थ्रोम्बाई. इसके अलावा रूमेटिक माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस. स्टेनोसिस का मतलब होता है बंद हो जाना, नैरोइंग हो जाना उस चीज की, ठीक है. माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस और रूमेटिक हार्ट डिजीज में ये होता है, रूमेटिक माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस. रिजल्ट्स ये आप लोग मेडिसिन में पढ़ोगे बच्चों. इन लेफ्ट एट्रियल डायलिटेशन, जब रूमेटिक माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस होता है उसकी वजह से क्या हो जाता है, लेफ्ट एट्रियल डायलिटेशन हो जाती है. माइट्रल वाल्व कहाँ होता है, बायोलॉजी में पढ़ा होगा, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, ठीक है. तो उसकी वजह से क्या होता है, जब स्टेनोसिस हो जाती है उस वाल्व की तो लेफ्ट एट्रियम डायलेट होना शुरू हो जाता है इन कंजंक्शन विद एट्रियल फिब्रिलेशन. और डायलेटेड एट्रियम इज, और अगर एट्रियल फिब्रिलेशन भी उसके साथ हो जाए तो a dilated atrium is a site of profound stasis and prime location for thrombosis. ठीक है, तो ये क्लिनिकल बता रहा है कि एमआई में या माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस वगैरह में थ्रोम्बोसिस किस तरह से होगी. इसके अलावा हाइपर विस्कोसिटी सच एज सीन विद द पॉलीसाइथीमिया वेरा, ये एक ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें पोली मतलब एक्सेसिव, साइथीमिया इज रिलेटेड टू ब्लड, ठीक है, मतलब जिसमें एक्सेसिव वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स ज्यादा बन रहे होते हैं एक्सेस नंबर में. उसकी वजह से क्या होता है, हाइपर विस्कोसिटी, ब्लड बहुत ज्यादा थिक हो जाता है. इंक्रीजेस रेजिस्टेंस टू फ्लो, ठीक है, फ्लो में रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाती है. एंड कॉजेस स्मॉल वेसल स्टेसिस एंड द डिफॉर्म्ड रेड सेल इन सिकल सेल्स, दे इम्पीड ब्लड फ्लो थ्रू स्मॉल वेसल्स विद द रिजल्टिंग स्टेसिस आल्सो प्रीडिस्पोज टू थ्रोम्बोसिस. तो ये 3-4 एग्जांपल्स याद रखना एमआई की, जैसे माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस की, हाइपर विस्कोसिटी, पॉलीसाइथीमिया वेरा में, सिकल सेल एनीमिया वगैरह में, ये आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों. तीसरी जो चीज है बच्चों वो है हाइपर कोगुलेबिलिटी. हाइपर कोगुलेबिलिटी तीसरा फैक्टर है वर्चोट्राइड का या थ्रोम्बोसिस का. हाइपर कोगुलेबिलिटी को हम थ्रोम्बोफिलिया भी कहते हैं. थ्रोम्बो, जब हम फिलिया का वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब है कि प्लेटलेट्स का नंबर बहुत ज्यादा हुआ है. जब हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यूज करते हैं ना तो उसका मतलब होता है कि प्लेटलेट्स का नंबर कम हुआ हुआ. यहाँ पे हम थ्रोम्बोफिलिया वर्ड यूज कर रहे हैं. कैन बी लूजली डिफाइंड एज एनी डिसऑर्डर ऑफ द प्लेटलेट दैट प्रीडिस्पोजेस टू थ्रोम्बोसिस. ठीक है, अब ज़्यादा प्लेटलेट ज्यादा हुए होंगे तो ऑब्वियसली वो थ्रोम्बोस की फॉर्मेशन की तरफ जाएगा. हाइपर कोगुलेबिलिटी हैज अ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट रोल इन वीनस थ्रोम्बोसिस एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, जिसको हम जेनेटिक कहते हैं, एंड सेकेंडरी, जिनको हम एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स कहते हैं. ठीक है, तो हाइपर कोगुलेबिलिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वीनस थ्रोम्बोसिस में. और किस तरह से उसको डिवाइड किया हुआ उसने, प्राइमरी या जेनेटिक कॉजेज में और सेकेंडरी एक्वायर्ड कॉजेज में. Of the inherited causes of hypercoagulability, point mutations in the factor 5 gene and prothrombin gene are the most common. अच्छा, अगर आप लोगों को MCQ आए, इस तरह का MCQ भी आ सकता है कि हाइपरकोगुलेबिलिटी की इनहेरिटेड कॉजेज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस फैक्टर की म्यूटेशन होती है. डिफरेंट फैक्टर्स मैंने अगर लिखे हुए हों, जैसे फैक्टर 5 की होगी, 6 की होगी, 7 की होगी, 8 होगी, तो ये पता होना चाहिए कि इनहेरिटेड कॉजेज में, पैदाइशी, ठीक है, जो कॉजेज होती हैं हाइपरकोगुलेबिलिटी में, उनमें पॉइंट म्यूटेशन इन द फैक्टर 5 जी. पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होता है एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, ठीक है, इन द फैक्टर 5 जीन्स एंड प्रोथ्रोम्बिन जीन आर द मोस्ट कॉमन. तो फैक्टर 5 जीन और प्रोथ्रोम्बिन जीन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर 5 है जो हाइपरकोगुलेबिलिटी में रोल प्ले करता है. अच्छा, अब हाइपरकोगुलेटिव स्टेट्स का बच्चों ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब हमने इसमें पढ़ा था प्राइमरी कॉजेज होती हैं, जेनेटिक होती हैं, और दूसरी होती हैं सेकेंडरी या एक्वायर्ड कॉजेज. अब हम पढ़ लेते हैं प्राइमरी कॉजेज में. सबसे जो प्राइमरी कॉजेज में मोस्ट कॉमन है उसको उसने 3 में डिवाइड किया हुआ है, कॉमन, रेयर, वेरी रेयर. ठीक है, कॉमन में अगर समझ के पढ़ो, पीछे फैक्टर 5 म्यूटेशन मैंने बताया था. ठीक है, ये बाकी गंद वगैरह याद करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ अगर ये भी लिख दोगे ना फैक्टर 5 म्यूटेशन, ऑल राइट. ठीक है, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन म्यूटेशन. ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन जीन की म्यूटेशन हुई होगी तब भी हाइपरकोगुलेबिलिटी की तरफ जाएगा. या इंक्रीज लेवल ऑफ फैक्टर 8, 9, दिस इज 8, दिस इज 9, दिस इज 11 एंड फिब्रिनोजन, जेनेटिक्स अननोन. ठीक है, तो ये 3 चीजें, या फैक्टर 5 की म्यूटेशन हो जाएगी, फैक्टर 5 था क्लॉटिंग फैक्टर था, ठीक है, या प्रोथ्रोम्बिन की म्यूटेशन हो जाएगी, या इंक्रीज लेवल इस फैक्टर का हो जाएगा. ठीक है, तो हम कहेंगे ये मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं. रेयर कॉजेज कौन सी होंगी, एंटीथ्रोम्बिन 3 की डिफिशियंसी, प्रोटीन सी और प्रोटीन एस की डिफिशियंसी. ठीक है, ये नॉर्मली क्या कर रही थी, अगर तुम लोगों को याद हो मैंने बताया था ब्लीडिंग में ये रोल प्ले कर रही थी, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था. या एंटीथ्रोम्बिन 3, नाम से ही पता लग रहा है थ्रोम्बिन फॉर्मेशन को रोकती है, अगर उसकी डेफिशिएंसी होगी तो ऑब्वियसली थ्रोम्बस बनेगा.
वेरी रेयर कॉजेज कौन सी हैं, फिब्रिनोलाइसिस के डिफेक्ट हो रहे हैं या कोई होमोजाइगस होमोसिस्टीन यूरिया है, ठीक है, इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है तो ये डिजीज होती है, ठीक है। होमोसिस्टीन लाइक अमाइनो एसिड है एक। अच्छा, इसके अलावा जो सेकेंडरी एक्वायर्ड कॉज में बच्चों, उसमें हमने दो में डिवाइड किया हुआ है, एक हायर रिस्क फॉर थ्रोम्बोसिस, एक लोअर रिस्क फॉर थ्रोम्बोसिस। हायर रिस्क फॉर थ्रोम्बोसिस में वो बता रहा है जब ज़्यादा चांस है थ्रोम्बस बनने का, और ये एक्वायर्ड कॉज है जो पैदाइशी नहीं है लेकिन एक्वायर्ड है, ठीक है, फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अच्छा, इसमें प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे लेमैन को भी पता होता है कि अगर ज़्यादा अरसे तक एक पेशेंट एक बेड पे पड़ा रहे, बेड रिडन हो, तो उसको क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए फिजियोथेरेपी वगैरह ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, इमोबिलाइज ए पेशेंट, MI, ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन काफी दफा पीछे रिपीट हो चुका है, कोई टिश्यू इंजरी हुई है, कोई सर्जरी, फ्रैक्चर, बर्न, कैंसर के केस में प्रोस्थेटिक कार्डियक वाल्व में, इसके अलावा DIC वगैरह, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, ये आगे पढ़ेंगे। हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है या एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, ये दो कंडीशन भी हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा लोअर रिस्क में कार्डियोमायोपैथी, कोई भी कार्डियक मसल्स की कोई एब्नॉर्मलिटी हुई है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम किडनीज में, हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट कोई प्रेगनेंसी में या पोस्टपार्टम आफ्टर डिलीवरी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज की वजह से भी थ्रोम्बोसिस का चांस हो सकता है, कोई सिकल सेल एनीमिया एंड स्मोकिंग एज वेल। तो ये इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज अमंग द एक्वायर्ड कॉजेज ऑफ थ्रोम्बोसिस, तो आपको बताना चाहिए प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, ठीक है। और लोअर रिस्क फैक्टर में आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे अगर पूछा हो कि OCPs, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का पूछा हो कि ये क्या थ्रोम्बस फॉर्मेशन में हेल्प करती है, तो यस, इट आल्सो कॉजेज थ्रोम्बस फॉर्मेशन बट एट अ लोअर रिस्क। अच्छा, अब जो पहले इनहेरिटेड कॉज में सबसे पहला वाला है बच्चों, वो था फैक्टर 5 लेडन, ठीक है, फैक्टर 5 म्यूटेशन या फैक्टर 5 लेडन भी उसको कहते हैं। अप्रोक्सीमेटली 2 to 15% ऑफ द कॉकेशियंस कैरी अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन इन फैक्टर 5 दैट इज कॉल्ड फैक्टर 5 लेडन आफ्टर द सिटी इन नीदरलैंड वेयर इट वाज डिस्कवर्ड, ठीक है। तो ये कोई सिटी है नीदरलैंड में, वहां डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसका नाम फैक्टर 5 लेडन है। Among individual with recurrent DVT, the frequency of this mutation is considerably high, approximately 60%। DVT के पेशेंट, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस के पेशेंट बच्चों, ठीक है, डीप वेन्स का थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुई होती है, वहां पे ये फैक्टर अप्रोक्सीमेटली 60% रोल प्ले करता है अपना। अच्छा, फिर आगे वो कह रहे हैं द म्यूटेशन रिजल्ट्स इन ग्लूटामीन टू आर्जिनिन सब्स्टिट्यूशन एट अमाइनो एसिड इस 506 लेवल पे that renders factor 5 resistant to cleavage and inactivation by protein C. As a result, an important antithrombotic counter-regulatory pathway is lost. ये आगे फिगर में भी हम देखते हैं, इसने बताया हुआ इस फिगर में, ठीक है। ये फिगर अगर तुम लोगों को याद हो कि ये वही फिगर है जो मैंने तुम लोगों को पिछले एंटी कोगुलेंट एक्टिविटी ऑफ नॉर्मल एंडोथेलियम जब हम लोगों ने पढ़ी थी तो उसमें थी, यहाँ पे तुम लोगों को दोबारा मेमोराइज करने के लिए मैंने लगाई है, ठीक है। अब वो यहाँ कह रहे हैं कि आर्जिनिन की जब म्यूटेशन हुई, ग्लूटामीन आर्जिनिन में सब्स्टिट्यूटली चेंज हो गया, ठीक है, किस लेवल पे 506, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बताना चाहिए कि कौन सा अमाइनो एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूटामीन टू आर्जिनिन सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके नतीजे में क्या हो गया, फैक्टर 5 रेजिस्टेंट टू क्लेवेज हो गया एंड इनएक्टिवेशन बाय प्रोटीन सी, एज अ रिजल्ट एन इंपॉर्टेंट एंटी थ्रोम्बोटिक काउंटर रेगुलेटरी पाथवे इज लॉस। जब प्रोटीन सी की इनएक्टिवेशन होगी तो वो जाहिर है एंटी थ्रोम्बन पाथवे लॉस हो जाएगा और थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे वही चीज है जो हमने पढ़ी थी कि यहाँ पे ये वाला प्रोटीन सी, जब एक्टिव प्रोटीन सी में हुआ था तो उसने इनएक्टिवेट कर दिया था फैक्टर 5A को, ठीक है। अब जब फैक्टर 5A ने जब इनएक्टिव कर देगा, वाइस वर्सा, अगर आप देखो कि अगर फैक्टर 5A प्रोटीन सी को इनएक्टिवेट कर देगा तो उसके नतीजे में थ्रोम्बस होगा। यहाँ हमने पढ़ा था एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी में, एंटीकोगुलेंट मतलब था कि जब क्लॉट फॉर्मेशन को जिसने रोका था, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो अगर फैक्टर 5 की इनएक्टिवेशन हो जाएगी देन इट विल लीड्स टू प्रोटीन सी एक्टिव नहीं होगा और उसके नतीजे में फिर कोगुलेशन हो जाएगी। जी जी मैम, जी जी। क्या करूँ मैं? को भी दे देना जब आप जाओगी। अच्छा, तो वो मेरा कमरा लॉक कर देना, ठीक है। अच्छा, अब हाइपर कोगुलेबिलिटी को बच्चों, ये डायग्राम हमने पढ़ ली, ठीक है। अब हाइपर कोगुलेबिलिटी को हम देख लेते हैं। अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन इन द 3' अनट्रांसलेटेड रीजन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन जीन इज अनदर कॉमन म्यूटेशन एसोसिएटेड विद हाइपर कोगुलेबिलिटी. It leads to the elevated prothrombin level and an almost threefold increases the risk of the venous thrombosis. ठीक है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज होगा
किस में 3- अनट्रांसलेटेड रीजन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन जीन में another common mutation which is associated with 2% लोगों में होता है associated with hypercoagulability। इसकी वजह से प्रोथ्रोम्बिन लेवल ज़्यादा हो जाते हैं और इंक्रीज रिस्क ऑफ वीनस थ्रोम्बोसिस होता है। इसके अलावा होमोसिस्टीन अमाइनो एसिड की एलिवेटेड लेवल्स की वजह से भी आर्टीरियल और वीनस थ्रोम्बोसिस होता है। और the thrombotic effects of homocysteine may be due to um, um, the ester linkages formed between the homocysteine metabolites and a variety of protein including fibrinogen. Marked elevation of homocysteine may be caused by inherited deficiency of cystathione beta synthesis। अच्छा, इसमें आप लोगों को ये पहली लाइन पता होनी चाहिए कि एलिवेटेड लेवल होगा अगर होमोसिस्टीन का, उसकी वजह से कोगुलेशन ज़्यादा होगी। इसके अलावा ये डिफरेंट prothrombotic effects of homocysteine वो कह रहा है मे बी ड्यू टू एस्टर लिंकेजेस फॉर्म बिटवीन होमोसिस्टीन मेटाबोलाइट और वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स फिब्रिनोजेन या होमोसिस्टीन के बीच में क्रॉस लिंकिंग हुई होती है। इसके अलावा होमोसिस्टीन की मार्क्ड एलिवेशन क्यों होती है? ड्यू टू इनहेरिटेड डिफिशिएंसी ऑफ दिस एंजाइम सिस्टाथायोन बीटा सिंथेसेस। इसको भी याद कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी अगर एमसीक्यू आ जाए, ठीक है, कि अगर होमोसिस्टीन की मार्ट एलिवेशन किस वजह से होगी? ड्यू टू इनहेरिटेड डिफिशिएंसी ऑफ दिस एंजाइम। और जब होमोसिस्टीन की एलिवेशन हो जाएगी देन इट लीड्स टू हाइपरकोगुलेबिलिटी। अच्छा, रेयर इनहेरिटेड causes of primary hypercoagulability include deficiency of anticoagulants such as antithrombin 3, प्रोटीन सी और प्रोटीन एस। ठीक है, ये सब क्या कर रहे थे? एंटी कोगुलेशन कर रहे थे। और अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कोगुलेशन नहीं होगी। ठीक है, बट दीज आर रेयर कॉजेज। ये हमने पीछे टेबल में पढ़ा था, रेयर कॉजेज में क्या आते हैं। ठीक है, infected individual typically presents venous thrombosis, recurrent thromboembolism beginning in adolescence or early adulthood। ठीक है, the most common thrombophilic genotype found in various population impart only a moderately increased risk of the thrombosis। ठीक है, जिसमें वो कह रहे हैं most individual with these genotypes when otherwise healthy are free of thrombotic complication। the most common, दोबारा सुनो, the most common thrombophilic genotype found in various population। ठीक है, जिसमें वो कह रहा है heterozygosity for factor 5 laden and heterozygosity for the prothrombin gene impart only a moderately increased risk of thrombosis। ठीक है, वेरियस पॉपुलेशन में अगर हेट्रोजाइगोसिटी हो फैक्टर 5 की, या एक होता है ना होमोजाइगस, ठीक है, एक हेट्रोजाइगोसिटी है प्रोथ्रोम्बिन जीन की। ठीक है, तो इट विल इम्पार्ट ओनली अ मॉडरेट इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस मोस्ट इंडिविजुअल विद दीस जीनोटाइप्स और अदरवाइज हेल्दी। जिस तरह हम पढ़ते हैं ना, एक होता है थैलेसीमिया माइनर, एक होता है थैलेसीमिया मेजर। ठीक है, इस तरह हेट्रोजाइगस अगर फैक्टर 5 डेफिशिएंसी है या हेट्रोजाइगस प्रोथ्रोम्बिन जीन की डेफिशिएंसी है तब मॉडरेट इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस होता है। ठीक है, अगर होमोजाइगस मतलब फैक्टर 5 लेडन डेफिशिएंसी है, दोनों पेरेंट्स की तरफ से एक बच्चे के अंदर फैक्टर 5 लेडन की डेफिशिएंसी आ रही है, देन इट विल लीड्स टू दिस कोगुलेशन थ्रोम्बोफिलिक स्टेट। ठीक है, सो ये टेबल बच्चों फैक्टर 5 म्यूटेशन, तो ये टेबल, ठीक है, ये एक्वायर्ड कॉजेज ये हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अच्छा, एक और चीज वो यहाँ पे कह रहा है कि however factor 5 and prothrombin mutation are frequent enough that homozygosity and compound heterozygosis are not rare and such genotypes are associated with greater risk. Moreover, individuals with such mutations have a significantly increased frequency of venous thrombosis in the setting of other acquired risk factors, for example, pregnancy or prolonged bed rest. Moreover, individuals with such mutations have a significantly increased frequency of venous thrombosis in the setting of other acquired risk factor। मतलब अगर प्रेगनेंसी और प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट है तो उसमें ये मजीद venous thrombosis की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, Thus, factor 5 laden heterozygosity may trigger DVT when combined with enforced inactivity such as during prolonged airplane travel। ठीक है, एक पेशेंट में फैक्टर 5 लेडन की हेट्रोजाइगोसिटी है, ठीक है, नॉट होमोजाइगोसिटी, हेट्रोजाइगोसिटी है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, और साथ इनएक्टिविटी भी है, प्रोलॉन्ग इनएक्टिविटी, जो कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। इनएक्टिविटी क्या थी? सेकेंडरी कॉजेज में सबसे ज्यादा ऊपर थी ये हाई रिस्क। ठीक है, तो एक पेशेंट हेट्रोजाइगस है, ठीक है, मतलब मॉडरेट रिस्क ऑफ थ्रोम्बस जिसमें बनने का चांस है, और उसके साथ अगर दूसरा फैक्टर इनएक्टिविटी भी अटैच हो जाए, जैसे प्रोलॉन्ग एयरप्लेन ट्रैवल कोई पेशेंट कोई बंदा कर रहा है, उसमें फिर वो कह रहा है कि हाइपर कोगुलेबिलिटी का चांस हो जाता है। अच्छा, inherited causes of hypercoagulability must be considered in patients younger than age 50 years when who present with thrombosis, even when acquired risk factors are present. So inherited mostly cause of hypercoagulability in patients who are younger than 50 years of age.
अच्छा, इसके अलावा आगे हाइपर कोगुलेबिलिटी के कुछ और उसके बारे में बताना चाह रहा है। एक्चुअली आई डिस्कस ऑल दीज थिंग जो कि आप लोगों की रॉबिन्स में लिखी होती है ताकि आप लोगों को किसी लाइन में भी मसला ना हो। Unlike hereditary disorder, the pathogenesis of acquired thrombophilia is frequently multifactorial. In some cases, for example, cardiac failure or trauma, stasis of vascular injury may be most important. ठीक है, ये लाइन भी हमने पीछे पढ़ी हुई थी। कार्डियक फेलियर वगैरह में स्टेसिस या वैस्कुलर इंजरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हाइपर कोगुलेबिलिटी ड्यू टू ओसीपीज या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज और हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी इज प्रोबेबली कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड हेपेटिक सिंथेसिस ऑफ कोगुलेशन फैक्टर्स एंड रिड्यूस्ड एंटीकोगुलेंट सिंथेसिस। ठीक है, जब भी ये दो कंडीशंस होती हैं, जब पेशेंट एक फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज कर रही होती है या प्रेगनेंसी में जब हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट में वो होती है, तो उसमें कोगुलेशन फैक्टर्स की इंक्रीज सिंथेसिस होती है और रिड्यूस्ड सिंथेसिस होती है एंटी कोगुलेशन फैक्टर्स की, मतलब ब्लीडिंग को रोकना है ना। In disseminated cancer, release of various procoagulant from tumor predisposed to thrombosis. इसके अलावा जो जितने भी कैंसर्स हैं disseminated जो फैल चुके होते हैं, उनमें भी various procoagulant ट्यूमर रिलीज कर रहा होता है। ठीक है, hypercoagulability seen with advancing age may be due to reduced endothelial PGI2 prostacyclin production. ठीक है, अगर प्रोस्टासाइक्लिन की प्रोडक्शन कम हो रही है तो उसकी वजह से भी हाइपर कोगुलेबिलिटी होती है। स्मोकिंग एंड ओबेसिटी भी एक रोल प्ले करते हैं हाइपर कोगुलेबिलिटी में बाय अननोन मैकेनिज्म। अच्छा, among the acquired thrombotic thrombophilic states, the heparin-induced thrombocytopenia, anti-phospholipid antibody syndromes are particularly important clinical problems that deserve special mention. ठीक है, अब acquired causes में जो हमने पीछे अभी ये टेबल पढ़ा था, ये acquired causes में हमने यहाँ पे जहाँ हाई रिस्क थ्रोम्बोसिस पढ़ा था, यहाँ हमने दो चीजें ये भी पढ़ी थी, हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। ये क्या होते हैं, अब इनको हम पढ़ते हैं, जिनकी वजह से हाइपर कोगुलेबिलिटी हो रही थी और ये हाई रिस्क था। ये दोनों कॉजेज हाई रिस्क में शामिल हैं। ठीक है, पहला है बच्चों हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, HITV उसको लेबल करते हैं, और यहाँ पे हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम वो टर्म यूज कर रहा है। हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जैसे नाम से पता लग रहा है, हेपरिन क्या करती है, ब्लड को थिन करती है। थिन करने का मतलब क्या है कि क्लॉट करती है, थिन कर रही है, सॉरी क्लॉट नहीं, फ्लो ज्यादा फ्लो करवाती है। ठीक है, जब भी पेशेंट को क्लॉट बनने का चांस होता है तो हम उसको हेपरिन देते हैं या वार्फरिन वगैरह देते हैं। अच्छा, अब हेपरिन इंड्यूस्ड, हेपरिन की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है, कैसे? हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अकर्स फॉलोइंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अनफ्रैक्शन हेपरिन, विच में अगर आप पेशेंट को अनफ्रैक्शन हेपरिन देते हैं, वैसे बॉडी में नॉर्मली भी ये पाई जाती है, ठीक है, लेकिन अगर एक पेशेंट को आप अनफ्रैक्शन हेपरिन दे रहे हैं, which may induce the appearance of antibodies that recognize complexes of heparin and platelet factor 4 on the surface of platelet, as well as complexes of heparin like molecules and platelet factor 4 like proteins on endothelial cells. ठीक है, एक पेशेंट को आपने हेपरिन दी, अनफ्रैक्शन हेपरिन, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर आपको MCQ है कि कौन सी टाइप ऑफ हेपरिन, अनफ्रैक्शन हेपरिन दी जाए अगर, तो उसमें भी कोगुलेशन के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। नहीं, अच्छा, अनफ्रैक्शन हेपरिन क्या करेगी, अनफ्रैक्शन हेपरिन जाके इंड्यूस करेगी एंटीबॉडीज को, एंटीबॉडीज रिकॉग्नाइज करेंगी complexes of heparin and platelet factor 4 on the surface of platelets, as well as complexes of heparin like molecule platelet factor 4 like proteins on the endothelial cells. ठीक है, endothelial cells के ऊपर भी और platelets के ऊपर भी, ठीक है, इंड्यूस करेगी appearance of antibodies। ठीक है, that recognize the complexes of heparin and platelet factor 4 on the surface of platelets as well as on the endothelial cells. अच्छा, अब क्या हुआ, जब एंटीबॉडीज अपीयर हो गई, अब ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, बाइंडिंग ऑफ दीज एंटीबॉडीज टू द प्लेटलेट्स रिजल्ट इन देयर एक्टिवेशन, एग्रीगेशन एंड कंजप्शन, हेंस द थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इन द सिंड्रोम नेम। ठीक है, क्या हुआ, हेपरिन सबसे पहले आपने अनफ्रैक्शन हेपरिन दी, ठीक है, किसी भी पेशेंट को, उसने क्या किया, उसने प्लेटलेट्स के ऊपर जो प्लेटलेट फैक्टर 4 था, ठीक है, उधर, और साथ इसके अलावा प्लेटलेट्स फैक्टर 4 या हेपरिन लाइक मॉलिक्यूल एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर, वहां पे एंटीबॉडी फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है। ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, एंटीबॉडीज ये प्लेटलेट्स के साथ जुड़ जाएंगी। ठीक है, जब ये वहां जुड़ जाएंगी एंटीबॉडीज, तो ये क्या करेंगी, जो हेपरिन की वजह से रिलीज हुई थी, ये करेंगी प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन, उनको सबसे पहले जगाएंगी, फिर उनको एग्रीगेट करेंगी, जमा करेंगी, एंड देन कंजम्पशन। ठीक है, कंजम्पशन क्यों होगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वहां पे प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो रहे हैं, एग्रीगेट हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं। ठीक है, hence the thrombocytopenia in the syndrome name। इस वजह से हमने ये हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स कंज्यूम हो रही हैं, ज्यादा से ज्यादा यूज हो रही हैं, तो वो
कम होती जा रही हैं। पीनिया का वर्ड हमने कब यूज किया था? जब काउंट कम हो रहा होता है। फिलिया का वर्ड हमने यूज किया था जब ज्यादा हो रहा होता है। This effect on platelets and endothelial damage induced by antibody binding combine to produce a prothrombotic state even in the face of heparin administration and low platelets count. हालांकि अब वो कह रहा है कि इन दो इफेक्ट्स की वजह से जो प्लेटलेट्स के ऊपर हुआ और एंडोथेलियल डैमेज की वजह से हुआ बाय एंटीबॉडी बाइंडिंग, एंटीबॉडी कंबाइन की थी तो ये स्टार्ट हुआ था ना सारा, इनकी वजह से एक प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट स्टार्ट हो जाती है इवन इन द फेस ऑफ हेपरिन एडमिनिस्ट्रेशन एंड लो प्लेटलेट्स काउंट। हालांकि आप अभी पेशेंट को हेपरिन दे रहे हैं, ठीक है, और उसका प्लेटलेट्स काउंट भी लो है, इसके बावजूद एक प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट स्टार्ट हो जाती है। प्रोथ्रोम्बोटिक मतलब थ्रोम्बस फॉर्मेशन, ठीक है। वो क्यों हो रही थी पीछे हमने उसका डिटेल पढ़ी कि जब आपने अनफ्रैक्शनड हेपरिन दी किसी पेशेंट को तो वो एंटीबॉडीज कॉम्प्लेक्सेस स्टार्ट कर देती है जो कि हेपरिन और प्लेटलेट्स फैक्टर 4 को रिकॉग्नाइज कर देते हैं। इन दो चीज़ों का होना ज़रूरी है बच्चे, ठीक है। प्लेटलेट फैक्टर 4 भी और साथ हेपरिन भी कहाँ कहाँ पे? ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटलेट्स एज वेल एज ऑन द सरफेस ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। अच्छा, ये हो गया बच्चे हेपरिन इंड्यूस। अच्छा, आगे इसका एक और कुछ लिखा हुआ है कि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन प्रिपरेशन इंड्यूस हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया लेस फ्रीक्वेंटली एंड अदर क्लासेस ऑफ एंटीकोगुलेंट्स सच एज डायरेक्ट इनहिबिटर ऑफ फैक्टर 10 एंड थ्रोम्बिन में आल्सो ऑब्विएट द रिस्क। अब लो मॉलिक्यूलर वेट जो हेपरिन की प्रिपरेशन होती है ना, उनकी वजह से लेस फ्रीक्वेंटली ये डेवलप होता है। हाँ, अनफ्रैक्शन हेपरिन अगर यूज होता है तो बहुत तेजी से हाइपर कोगुलेशन होती है, लेकिन अगर लो मॉलिक्यूलर हेपरिन यूज करेंगे या दूसरे एंटीकोगुलेंट्स की क्लासेस जैसे डायरेक्ट इनहिबिटर ऑफ फैक्टर 10 एंड थ्रोम्बिन में आल्सो ऑब्विएट द रिस्क, ठीक है। सो ये तीन चीजें इनकी वजह से लेस फ्रीक्वेंटली ये इंड्यूस होते हैं। दूसरी चीज थी बच्चों, ये टेबल में अगर आपको याद हो, एक तो हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया थी, दूसरी हाई रिस्क में थी एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। पीछे भी एंटीबॉडी ने रोल प्ले किया जब हमने हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पढ़ा, और आगे भी एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम है। बस ये 2-3 स्लाइड्स करते हैं बच्चों, ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन अगर कोई क्वेरी होगी। अच्छा, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम क्या है? दिस सिंड्रोम प्रीवियसली कॉल्ड द ल्यूपस एंटीकोगुलेंट सिंड्रोम, पहले इसका ये नाम था ल्यूपस एंटीकोगुलेंट सिंड्रोम, हैज प्रोटीन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इंक्लूडिंग रिकरेंट थ्रोम्बोसिस। ये एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम क्या होता है बच्चों? सेट ऑफ डिसऑर्डर जिसमें काफी सारे डिसऑर्डर्स हो, मसले मसाइल हो, वो सब मिलके एक सिंड्रोम बना देते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग डाउन सिंड्रोम देखते हो, एक बच्चा होता है, उस अल्लाह माफ करे उस बेचारे में उसको सिंड्रोम क्यों कहते हैं? क्योंकि सेट ऑफ डिसऑर्डर्स उस बेचारे में चल रहा होता है, ठीक है। काफ़ी उसके हार्ट प्रॉब्लम्स भी होंगे, फेशियल डिफॉर्मिटीज, फेशियल चेंजेस भी होती हैं, ठीक है, उसके अंदर और भी बड़े मसले मसाइल होते हैं, तो ये सारे मिलके सिंड्रोम बनाते हैं। तो इस सिंड्रोम के अंदर कौन कौन सी मैनिफेस्टेशन होंगी? एक तो इस जिसको एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम होगा, उसमें रिकरेंट थ्रोम्बस फॉर्मेशन के चांस होंगे, रिकरेंट बार बार रिपीटेड मिसकैरेजेस, बार बार मिसकैरेज होने का चांस होगा। मिसकैरेज का मतलब क्या होता है कि एम्ब्रियो रिटेन नहीं कर सकी यूट्रस, ब्लीडिंग हो जाती है। तो ऑब्वियसली ब्लीडिंग क्यों हुई? कोई थ्रोम्बस के अंदर कोई क्लॉट, कोई कोगुलेशन में कुछ मसला हुआ है तो ब्लीडिंग हुई है ना। रिपीटेड, रिपीटेड का वर्ड जरूरी है, बार बार होना, ठीक है। इसके अलावा कोई कार्डिक वेल्व वेजिटेशंस हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई ग्रोथ्स वगैरह हुई हुई हैं, एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दे ऑल विल लीड टू antiphospholipid antibody syndrome. Depending on the vascular bed involved, the clinical presentation can include pulmonary embolism following lower extremity venous thrombosis, pulmonary hypertension, stroke, bowel infarction और renovascular hypertension। ये कुछ उसने स्टेट्स बताई हुई हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वैस्कुलर बेड इन्वॉल्व, ठीक है, कौन सा वेसल इन्वॉल्वमेंट होगी उस पर डिपेंड करता है कि द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैन इंक्लूड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है, ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है, ठीक है। फॉलोइंग लोअर एक्सट्रीमिटी वीनस थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या होता है, फ्रॉम रिकरेंट सब क्लिनिकल पल्मोनरी, कोई स्ट्रोक वगैरह हो गया, कोई बावल की इन्फेक्शन हुई होती है, या कोई रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन हुई हुई है एक पेशेंट में, ठीक है। सो ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस इसके साथ एसोसिएट हो सकती हैं एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम में। अच्छा, fetal loss does not appear to be explained from
by explained by thrombosis, but rather seems to stem from antibody-mediated interference with the growth and differentiation of trophoblast, leading to failure of placentation. अब वो कह रहे हैं जो repeated miscarriages में जो fetal loss होता है, उसका वो कह रहे हैं कि it does not appear to be explained by thrombosis. उसको हम thrombosis से explain नहीं कर सकते, but rather seems to stem from antibody-mediated interference. क्योंकि antibody interference हुई है, obviously, उसकी वजह से trophoblast जो cells होते हैं जिन्होंने ये प्लेसेंटा बनाना होता है, ठीक है, विद द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट लीडिंग टू फेलियर ऑफ प्लेसेंटेशन, ठीक है, फेलियर प्लेसेंटा नहीं बन पाएगा तो ऑब्वियसली मिसकैरेज हो जाएगा. एंटीफॉस्फोलिपिड लिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम इज आल्सो कॉज ऑफ रीनल माइक्रोएंजियोपैथी. रीनल कोई माइक्रो वेसल्स का कोई मसला हुआ है रिजल्टिंग इन रीनल फेलियर विद मल्टीपल कैपिलरी एंड आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस, ठीक है. तो रीनल माइक्रोएंजियोपैथी कोई हुई होती है, उसके नतीजे में भी एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम होता है. The name anti-phospholipid antibody syndrome is misleading. अच्छा, अब वो सारी तकरीर करने के बाद एंड में वो ये कह रहा है आप लोगों की बुक में कि जो ये नेम है ना एंटी-फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, ये मिसलीडिंग है, ये गलत तरीके से गाइड कर रहा है. एज इट इज बिलीव्ड that the most important pathological effects are mediated through binding of the antibodies to epitopes on the protein that are somehow induced or unveiled by phospholipid. Transfer of antibodies, anti-phospholipid antibody to rodent can induce thrombosis clearly indicated. अच्छा, पहली लाइन पढ़ते हैं. As it is believed that the most important pathological effects are mediated through binding of the antibodies to epitopes on proteins. हमने पीछे ही पढ़ा था कि जो प्लेटलेट फैक्टर 4, ठीक है, उसके साथ जिस तरह वो एग्जांपल मैंने आपको दे रही हूँ कि जब वो प्रोटीन्स के साथ एंटीबॉडीज बाइंड करती हैं दैट आर समहाउ इंड्यूस्ड और अनवेल्ड बाय फॉस्फोलिपिड, ठीक है, that are somehow induced or unveiled by phospholipids, ठीक है, जिनको या तो फॉस्फोलिपिड इंड्यूस करती हैं या अनवेल्ड करती हैं, मतलब छुपी हुई थी अब उनको जाहिर करती है, ठीक है. ट्रांसफर ऑफ एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज टू रोडेंट्स कैन इंड्यूस थ्रोम्बोसिस क्लियरली इंडिकेटेड दैट देयर पैथोजेनिसिटी बट द प्रिसाइज मैकेनिज्म रिमेन अनसर्टेन. ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तुम लोगों को ये याद होना चाहिए कि इस सब के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैथोलॉजिकल इफेक्ट्स किस तरह से चलते हैं जब एंटीबॉडीज बाइंड करेंगी स्पेशल प्रोटीन्स पे, ठीक है, और वो कहाँ से इंड्यूस्ड हुई थी, जो एपिटोप्स ऑन प्रोटीन्स हैं, जो सेंसर्स हैं प्रोटीन्स के ऊपर, दे वर इंड्यूस्ड बाय फॉस्फोलिपिड, ठीक है. तो ये बेसिकली एंटीबॉडीज का तो रोल है, लेकिन एंटी फॉस्फोलिपिड्स वो कह रहा है कि ठीक है कि वो मतलब बेसिकली ये मिसलीड करती है आपको टर्म, ठीक है. तो ये फॉस्फोलिपिड्स का वो कह रहा है सम हाउ उनका कुछ रोल है कि वो उन प्रोटीन्स को अनवेल करती है. अच्छा, सस्पेक्टेड टारगेट्स इंक्लूड, अच्छा बच्चों ये मॉर्फोलॉजी से पहले तक पढ़ लेते हैं. सस्पेक्टेड एंटीबॉडी टारगेट्स इंक्लूड, अब एंटीबॉडीज कहाँ जाके टारगेट करेंगे, इंक्लूड बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन 1, a plasma protein that associates with the surface of endothelial cells and trophoblast and thrombin, ठीक है. बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन 1 एक प्लाज्मा प्रोटीन होती है और ये कहाँ पे जाके एसोसिएट करेगी, एंडोथेलियल सरफेस के साथ एसोसिएट करती है ट्रोफोब्लास्ट सेल फीमेल प्लेसेंटा में या थ्रोम्बिन के साथ, ठीक है. तो सस्पेक्टेड एंटीबॉडीज इस ग्लाइकोप्रोटीन के साथ जाके अटैच होगी, इसका नाम याद कर लेना बच्चों. अच्छा, इन वीवो क्या होता है बॉडी के अंदर, इट इज सस्पेक्टेड दैट दीज एंटीबॉडीज बाइंडिंग टू दीज and perhaps other proteins thereby inducing a hypercoagulable state through uncertain mechanism. अच्छा, mechanism हमें भी नहीं पता. However, in vitro body के बाहर the antibodies interface with the phospholipid and thus inhibit coagulation. ठीक है, बॉडी के बाहर वो कह रहा है ये एंटीबॉडीज इंटरफेयर करेंगी फॉस्फोलिपिड्स के साथ एंड दे विल इनहिबिट कोगुलेशन. हम सारा ये मकसद जो पढ़े थे ये कोगुलेशन होने को पढ़े थे, लेकिन वो कह रहे हैं जब बॉडी के बाहर इसने स्टडी किया तो इन एंटीबॉडीज ने फॉस्फोलिपिड्स के साथ इंटरफेरेंस की और कोगुलेशन को इनहिबिट किया. द एंटीबॉडीज आल्सो फ्रीक्वेंटली गिव अ फॉल्स पॉजिटिव सेरोलॉजिकल टेस्ट फॉर सिफिलिस बिकॉज द एंटीजन इन द स्टैंडर्ड एसे इज एम्बेडेड इन द कार्डियोलिपिन, ठीक है. ये एग्जांपल बता रहा है, ये आप लोगों को इतना समझ नहीं आएगी कि सिफिलिस के अंदर ये एंटीबॉडीज फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी दे देती हैं. अच्छा, अब जिस तरह हम लोगों ने बाकी सेकेंडरी और एक्वायर्ड कॉजेज पढ़ी हैं, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम की भी प्राइमरी और सेकेंडरी फॉर्म्स होती हैं, ठीक है. इंडिविजुअल विद अ वेल डिफाइंड ऑटोइम्यून डिजीजेस सच एज एसएलई सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस आर डेसिग्नेटेड एज हैविंग सेकेंडरी एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, हेंस द अर्लियर टर्म लूपस एंटीकोगुलेंट सिंड्रोम. और वो कह रहे हैं ऐसे इंडिविजुअल जिनके अंदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जिसको हम एसएलई कहते हैं, ये भी आप लोग मेडिसिन में पढ़ोगे एसएलई हो, ठीक है, उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है और उनको हम कहते हैं कि सेकेंडरी एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, जिसकी वजह से पहले एसएलई को हम लूपस एंटीकोगुलेंट सिंड्रोम भी कहते थे, ठीक है.
Individuals which have a well-defined autoimmune disease such as systemic lupus erythematosus are designated as having secondary antiphospholipid syndrome. ठीक है, जिन पेशेंट के अंदर SLE होगा हम उन्हें कहेंगे कि उनमें सेकेंडरी एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है. अब प्राइमरी का पढ़ते हैं कि प्राइमरी एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम क्या होता है कि पेशेंट एग्जिबिट्स ओनली द मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरकोगुलेबल स्टेट एंड लैक एविडेंस ऑफ अदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. इसमें सिर्फ हाइपरकोगुलेबल स्टेट्स की मैनिफेस्टेशन होती है और कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अटैच नहीं होता. ठीक है, सो प्राइमरी में आपने सब याद रखना है कि ओनली द मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरकोगुलेबल स्टेट एंड लैक द एविडेंस ऑफ एनी अदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. और सेकेंडरी में था कि वेल डिफाइंड ऑटोइम्यून डिजीजेस होती हैं जैसे SLE है. ठीक है, उनके अंदर ये सिंड्रोम. जी बच्चे इसमें स्टेरॉइड यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं बच्चे. अच्छा, थेरेपी क्या है? इट इन्वॉल्व्स एंटीकोगुलेशन एंड इम्यूनोसप्रेशन. ठीक है, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोगुलेशन हो रही है तो आपने उसकी थेरेपी क्या करनी है? आपने उसके एंटीकोगुलेशन करनी है. ठीक है, मतलब क्लॉट ना बने, एंड इम्यूनोसप्रेशन करनी है. उसका इम्यून सिस्टम को देखना है, चेक करना है. Although antiphospholipid antibodies are clearly associated with thrombotic diastasis, they have also been identified in 5 to 15% of apparently normal individual, implying that they are necessary but not sufficient to cause the full-blown syndrome. कह रहे कुछ पेशेंट्स में 5 to 15% ऑफ पेशेंट में नॉर्मली भी ये एंटीबॉडीज पाई जाती हैं. और थ्रोम्बोटिक, क्योंकि ये थ्रोम्बोटिक डायस्टेसिस मतलब उसका होना, ठीक है, उस बीमारी का होना, थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर्स का होना. ठीक है, ये क्लियरली एसोसिएटेड है एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज के साथ, जो कि 5 to 15% ऑफ पेशेंट्स में नॉर्मली भी पाई जाती हैं, लेकिन उनके अंदर फुल सिंड्रोम या डिजीज नहीं डेवलप होती. ठीक है, आगे मॉर्फोलॉजी ऑफ थ्रोम्बस है बच्चों, 6 मिनट रह गए. ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ थ्रोम्बस का मतलब ये, मैं जनरली बता रही हूँ ये टर्म्स का. मॉर्फोलॉजी ऑफ थ्रोम्बस का मतलब ये कि जिसमें हम थ्रोम्बस पढ़ेंगे, थ्रोम्बस होता कैसे. मॉर्फो मतलब उसका शेप, उसका साइज, उसका टेक्सचर. ठीक है, सो मॉर्फोलॉजी का मतलब ये होता है कि जब हम एक चीज़ का स्ट्रक्चर या उसकी शेप या उसके ओवरऑल आर्किटेक्चर पे कमेंट करते हैं. मॉर्फोलॉजी ऑफ थ्रोम्बस हम लोग पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट वीक. ठीक है, नेक्स्ट वीक मेरे आप लोगों के साथ 2 लेक्चर होंगे, इस वीक मेरा आप लोगों के साथ एक ही लेक्चर है. फिर लाइंस ऑफ ज़ेन्स हम पढ़ेंगे कि थ्रोम्बस के अंदर बन जाती हैं. म्यूरल थ्रोम्बाई क्या होते हैं? म्यूरल नाम से याद रखने हैं, जहाँ जहाँ म्यूरल थ्रोम्बाई का वर्ड यूज होता है इसका मतलब होगा कि वो हार्ट के अंदर होते हैं. ठीक है, फिर हम ये शेप देखेंगे कि हार्ट के अंदर किस तरह से ये एरो दिखाए हुए म्यूरल थ्रोम्बस बने हुए. ठीक है, और साथ ही उसने एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म है, एओर्टा की डायलिटेशन हुई, वहाँ थ्रोम्बस बना हुआ है. फिर इसके अलावा आर्टीरियल थ्रोम्बाई पढ़ेंगे हम, वीनस थ्रोम्बाई पढ़ेंगे कि क्या होते हैं. ठीक है, वीनस थ्रोम्बोसिस को हम फ्लेबोथ्रोम्बोसिस भी कहते हैं. ठीक है, इसके अलावा पोस्टमार्टम क्लोट्स. पोस्टमार्टम क्लोट्स का मतलब ये होता है कि जो मरने के बाद. ठीक है, इसके अलावा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस एक टर्मिनोलॉजी है. ठीक है, जिसमें हार्ट के वाल्व के ऊपर थ्रोम्बाई बन जाते हैं जिनको हम वेजिटेशंस कहते हैं. ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे जो लास्ट थिंग है, फेथ ऑफ द थ्रोम्बस. एक थ्रोम्बस की क्या किस्मत होगी जब वो एक बंदे के अंदर बन जाएगा. फेथ किस्मत को कहते हैं ना बच्चे. ठीक है, तो फेथ ऑफ द थ्रोम्बस क्या होगा कि अगर पेशेंट इनिशियल थ्रोम्बोसिस के साथ सरवाइव कर जाता है तो अगले हफ्ते में या अगले दिनों में क्या उसके साथ होगा. ठीक है, फिर ये 4 चीज़ें होती है. ये इंपॉर्टेंट SCQ है बच्चों, ये आप लोगों को आ सकता है कि फेथ ऑफ द थ्रोम्बस क्या होगी. ठीक है, प्रोपेगेशन जिसमें हम पढ़ेंगे, एम्बोलाइजेशन हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड रिकैनलाइजेशन. 4 चीज़ें होती हैं बच्चे. प्रोपेगेशन, या तो थ्रोम्बस अपनी प्रोपेगेट करेगा, चलता रहेगा, मजीद प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करता रहेगा. एम्बोलाइजेशन, थ्रोम्बस डिसलॉज हो गया, किसी और जगह पे चढ़ा गया, तब वो एम्बोलाई बन जाता है. इसके अलावा डिसोल्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड रिकैनलाइजेशन. ठीक है, फिर आगे ये एक फिगर है, हम देखेंगे इसमें दिखाया हुआ है कि थ्रोम्बोस्ड आर्टरी दिखाई हुई है. ठीक है, ठीक है, ये ल्यूमन है वेसल का. ठीक है, ये सारा दिखाया हुआ है कि लो पावर ऑफ थ्रोम्बोज आर्टरी. फिर थ्रोम्बस के बारे में हम लोग देखेंगे उसका किस तरह से उसके अंदर एंजाइमेटिक चेंजेस होती हैं उसके सेंटर में. ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स हम डिस्कस करेंगे कि इस थ्रोम्बस फॉर्मेशन के साथ जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर क्या एबनॉर्मलिटीज डेवलप हो सकती हैं हमारे बॉडी के. ठीक है,
फिर वीनस थ्रोम्बोसिस, जिस तरह आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस, वीनस थ्रोम्बोसिस को डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा माइग्रेटरी थ्रोम्बोफिलेबाइटिस को हम देखेंगे, आर्टीरियल एंड कार्डिक थ्रोम्बोसिस और डीआईसी। डीआईसी वैसे मैंने एम्बोलिज्म के साथ आप लोगों को पढ़ाना है, 2 स्लाइड्स हैं डीआईसी की, ठीक है। तो डीआईसी को भी हम कोशिश करेंगे उसके नेक्स्ट लेक्चर में कवर करें। तो थ्रोम्बस को आप लोगों को पढ़ाने का बच्चों 2 लेक्चर्स में, इसी वजह से क्योंकि ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है, ये एक लेक्चर में ख़त्म नहीं हो सकता था, इस वजह से मैंने इसको 2 लेक्चर्स में डिवाइड किया है ताकि आप लोगों के लिए भी इजी हो जाएगा इसको कवर करना, ठीक है। अच्छा, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम तक हमने कवर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ थ्रोम्बस से स्टार्ट करेंगे। अच्छा बच्चों, किसी को कोई क्वेरी है चैट बॉक्स में पूछ लो, किसी को कोई मसला है। जितना हमने अब तक पढ़ा है बहुत आसान अल्फाज में समझाया है, ठीक है। कोशिश की है कि आप लोगों को समझ आ जाए। अगर फिर भी डेफिशिएंसी कोई रह गई है तो पढ़ा करो उसको जाके, ठीक है। और दोबारा पढ़ के अगर किसी को कोई एम्बिग्विटी होती है तो नेक्स्ट डे पूछ लिया करो बच्चे, अपने पास पॉइंट लिख लिया करो, ठीक है। किसी को कोई मसला है बच्चे? तो पूछ लो, 1 मिनट रह गया आप लोगों की क्लास खत्म होने में। फिर 12 से 1 भी क्लास है तुम लोगों की? ओहो, चलो बच्चों, अल्लाह तुम लोग को हिम्मत दे, सुबह से बैठे हुए होते हो। जल्दी लॉकडाउन खत्म हो ताकि आप लोग खैर से वापस आओ और रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करो। किसी को कोई मसला नहीं है बच्चों? रिक्वेस्ट है बच्चों, घर जाके उसको देखना, सॉरी घर में घर 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 में ही बैठे हैं आप लोग, इसको करना है। हाँ टाइम हो गया बच्चों, ठीक है। बुक खोलनी है, पढ़ना है इसको, ठीक है। टाइम खत्म हो गया, अब आप लोगों से मेरी नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, ठीक है बच्चों। चलो अपना ख्याल रखना है, सबने अच्छा खाना है, फिर मुलाकात होगी बच्चों।